हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज खास तौर पे इस हवाले से बात करेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, उनके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल, जिनका अब 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड एक ही दिन पहले अदालत के अहकामात पे दिया गया है। शहबाज गिल का मामला इस वक्त कौमी सियासत का महवर बना हुआ है। गुज़श्ता एक हफ्ते से पाकिस्तान की सियासत में शहबाज गिल के अलावा और कोई भी मौजू डिस्कस नहीं हुआ। अब 2-3 जो अहम सवालात इस सारे इशू में से, इस सारे मैटर में से खुल के सामने आ रहे हैं। क्या शहबाज गिल पे तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि तशद्दुद हुआ है, और सिर्फ तशद्दुद नहीं, बदतरीन तशद्दुद हुआ है। जो पंजाब के वज़ीर दाखिला हैं, 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि शहबाज गिल पे कोई तशद्दुद नहीं हुआ। आज यू टर्न लेके उन्होंने भी कह दिया कि जी बदतरीन तशद्दुद हुआ है, और शायद जानवरों पर भी ऐसा तशद्दुद नहीं होता जो शहबाज गिल पे किया जाता है या उन पर किया गया है। इमरान खान का मौक़िफ़ है कि शहबाज गिल को जिस्मानी रिमांड पे तशद्दुद के लिए इसलिए दिया जा रहा है ताकि मेरे खिलाफ, यानी कि इमरान खान के खिलाफ कोई बयान दिलवाया जा सके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक साजिश खड़ी की जा सके। ये तो पीटीआई का मौक़िफ़ है। दूसरी जानिब का मौक़िफ़ यह है कि शहबाज गिल पे कतन किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया। इस्लामाबाद पुलिस रोज़ाना की बुनियाद पे इसका एक वजाहत जो है वो जारी कर रही है। कल भी जारी की, आज भी उन्होंने कहा कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ। यहाँ तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त की हुई है कि शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड ख़त्म कर दिया जाए, वहाँ पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम हुई है जब उसने मेडिकल रिपोर्ट मांगी और अडियाला जेल के ऑफिसर ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं लाई जा सकी, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मकाम बरहम हो गए। और बरहम होकर उन्होंने पूछा कि क्या आप फिर मेरा इलाज करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, जाएं जाके मेडिकल रिपोर्ट लेके आएं ताकि इस बात का सर्टन हो। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड को फिलहाल मुस्तरद कर दिया, फौरन उस पर कोई रिलीफ देने से इनकार कर दिया। यानी कि आज तक अदालत मुतमईन नहीं हुई कि शहबाज गिल पे तशद्दुद हुआ है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस का यही मौक़िफ़ पहले आपको बता चुकी हूँ। अदालत के सामने मामलात रखे जा चुके हैं। 2 मेडिकल रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। एक कल जो पिम्स में दाखिल किया गया था, आज पिम्स की भी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और वो कहती है कि शहबाज गिल की हालत तसल्ली बख्श है। हुकूमत की तरफ से भी यही कहा जा रहा है, वफाकी हुकूमत की तरफ से भी। तो उसके बावजूद ये मामला गंभीर है। तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ, क्या इसकी तहकीकात होनी चाहिए? एक तो ये सवाल आज प्रोग्राम में उठाएंगे। दूसरा, क्या शहबाज गिल की सेहत को लेके या उनकी मुबैना बीमारी को लेके क्या उनका मजाक उड़ाया गया? ये सवाल भी आज प्रोग्राम में रखेंगे, क्योंकि एक हल्का ये है जो इस बात को भी हाईलाइट कर रहा है कि शहबाज गिल माजी में अपने सियासी मुखालिफिन, अपने हरीफों और ख़ास तौर पे सहाफ़ियों के खिलाफ किस किस किस्म की बदज़बानी या किस किस किस्म के हथकंडे मनफी इस्तेमाल नहीं करते रहे। तो क्या शहबाज गिल की सेहत का कोई मजाक उड़ाया गया या उनकी बीमारी का, मुबैना बीमारी का कोई मजाक उड़ाया गया? एक तो ये इशूज़ हैं। दूसरा, इमरान खान साहब ने आज कुछ बातें बोली हैं। एक तो लग ये रहा है कि शायद वाज़े तौर पे लग रहा है, या शायद कहना चाहिए कि बज़ाहिर नजर आ रहा है कि इमरान खान कंफ्यूज हैं। आज उन्होंने आज़ादी सहाफ़त के सेमिनार से खिताब करते हुए ना सिर्फ न्यूट्रल्स को धमकी लगाई कि जी बाज आ जाएं, छोड़ दें, अपनी पॉलिसियों पे नजरसानी कर लें, साथ ही उनसे अपील भी की कि जी आप ये सब चीजें छोड़ दें, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। धमकी आमेज अंदाज भी था और अपील का अंदाज भी था। तो क्या इमरान खान साहब कंफ्यूज हैं? क्या उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, जिनको मुबैना तौर पे वो न्यूट्रल्स कहते हैं, मौक़िफ़ क्या अपनाना है? प्लस फॉरेन फंडिंग का केस वो भी लगा हुआ है अदालत में, और अदालत ने फिलहाल पीटीआई को कोई इमीडिएट रिलीफ देने से इनकार कर दिया है। इमरान खान एफआईए के सामने फॉरेन फंडिंग में पेश होने से इनकार कर रहे हैं। फॉरेन फंडिंग का हतमी मंतकी अंजाम क्या होगा, आगे का सियासी मंजरनामा क्या बन रहा है, इसी पे मुस्तकबिल का कुछ
फैक्ट बेस्ड एनालिसिस लेने की कोशिश करेंगे और इसके लिए मेरे साथ आज बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद हैं। मुल्क के मशहूर मारूफ सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। सबसे पहले यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद है हमारे साथ अबसार आलम साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, साबिक चेयरमैन पैमरा रह चुके हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हम न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम करते हैं। समर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब इरशाद आरिफ साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार अतहर काज़मी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। अबसार आलम साहब, क्योंकि आप चेयरमैन पैमरा भी रहे हैं तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, बल्कि उससे पहले मैं तशद्दुद का सवाल आपसे करना चाहूँगी। मीडिया के किरदार पर ज़रा आगे चल के बात कर लेंगे। शहबाज गिल पे तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ, आपकी जो एक एनालिटिकल आई है वो क्या कहती है, और क्या तशद्दुद का कोई जवाब बनता है? देखें, तशद्दुद के बारे में एनालिसिस करना तो मुमकिन नहीं है कि हुआ या नहीं हुआ बगैर इंफॉर्मेशन के, लेकिन जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक कंफ्यूजन है अभी। क्योंकि इशू ये है कि पहले जिस दिन उन्हें अदालत में पेश किया गया उस दिन तो ना उन्होंने कोई शिकायत की, ना ही उनके वकील ने कोई शिकायत की, ना ही पीटीआई की तरफ से कोई बयान आया, बल्कि पीटीआई का कोई लीडर वहाँ मौजूद भी नहीं था उनकी पेशी के वक्त। तो फिर उसके बाद जो दूसरी उनकी शायद पेशी हुई है ये 2-3 दिन बाद, उसमें उन्होंने जो मैं खबरों में जो पढ़ा है, मेरे पास एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसमें उन्होंने जज साहब को कहा है कि मेरे शर्ट उठा के कि मुझे उन्होंने मुझ पे तशद्दुद किया, और उसके बाद भी खामोशी रही है, ज़्यादा इस पे बात नहीं हुई। लेकिन फिर जब इमरान खान साहब ने ये बात की है और उन्होंने 2-3 दिन पहले ये बात की है किसी टीवी इंटरव्यू में, उससे पहले उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, तो उससे फिर ये इशू बढ़ा है। और अब फिर वो कुछ तस्वीरें भी गर्दिश में हैं जिसके बारे में कंफर्म नहीं है कि उन्हीं की हैं या किसी और की हैं। तो ये है फैक्ट्स ज़ाहिर है सामने आने चाहिए, और वो एक जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसी में आ सकते हैं कि तशद्दुद हुआ या नहीं। आप समझते हैं कि इसके लिए कोई तहकीकात, कोई कमीशन, कोई जुडिशल कमीशन या किसी किस्म की तहकीकात होनी चाहिए? ये तो अभी मेरा ख्याल अदालत ने हुक्म दिया है आज कि पुलिस को कहा है कि आप इसकी आईजी को शायद उन्होंने कहा है कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करके हमें बताएं। तो जो अगर तो तशद्दुद हुआ तो काबिल मज़म्मत है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात आपने कहा कि ये पाकिस्तान की सियासत बदकिस्मती से इस स्टेज पे है कि इसमें कहा जाता है कि या तो अगर आप या रेल में हैं या जेल में हैं। रेल में मतलब रेलगाड़ी में, अगर आप हुकूमत में हैं तो आप रेलगाड़ी में मौज कर रहे हैं, जा रहे हैं, और अगर आप की हुकूमत ख़त्म हो गई है, आप अपोजिशन में हैं तो आप जेल में हैं। तो रेल है या जेल है। तो पाकिस्तान की सियासत तो इसी तरह चलती है, बदकिस्मती है। और इसकी जो बुनियाद बहुत पहले से रख दी गई थी, अब भी वही हो रहा है। मैं इसको एक और एंगल से इस पे, लेकिन शहबाज गिल से कोई सियासी इंतकाम लिया जा रहा है? सियासी इंतकाम तो मेरा नहीं ख्याल शहबाज गिल की उन्होंने एक बयान जो दिया है जो शख्सियत काबिल है मजम्मत है, जिसके सभी मजम्मत करेंगे कि वो इतनी बड़ी शख्सियत है कि उनसे कोई सियासी इंतकाम लिया जाए, वो मोहरा एक बन गए हैं। दो जिसे कहते हैं ना, बैलों की लड़ाई में मेंढक जो है वो पांव के नीचे आते हैं, घास कुचली जाती है, तो वो हो रहा है। और उसमें बदकिस्मत 2 बैल कौन है? मतलब मैं कुछ ज्यादा खुल के बात करूंगा तो हो सकता है आपका प्रोग्राम बंद हो जाए, तो इसलिए जितना अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। तो ये, लेकिन बहरहाल मैं इसको कुछ जो कुछ हो रहा है मैं इसको किसी और एंगल से देखता हूँ। उसमें मुझे बदकिस्मती से ये नजर आ रहा है कि कोई भी इस तरह के, ये जुल्म है ना, तो उससे सीखता कोई नहीं है। और जो भी जिस पे भी हो रहा है, जिसके खिलाफ हो रहा है, जो कर रहा है, सब इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। और आज भी आप देख लें कि अगर ये मजलूम हैं शहबाज गिल या पीटीआई के लोग, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो ट्रेंड चल रहे हैं ट्विटर पे, जो लोगों के खिलाफ गालियां चल रही हैं, तो सीखा क्या? मजलूम तो सीखता है ना कि अगर इस वक्त जुल्म हो रहा है शहबाज गिल पे और उनकी पार्टी पे, तो उन्हें जवाब में क्या करना चाहिए? उन्हें ज्यादा जुल्म करना चाहिए, क्योंकि लोग उन्हें पहले ही अक्यूज करते हैं कि उनके दौर में बहुत जुल्म हुआ। नवाज शरीफ का जिस तरह मजाक उड़ाया गया, उनकी बीमारी का उड़ाया गया, उनकी मरहुमा जो बेगम थी कलसूम नवाज, उनका जितना मजाक उड़ाया गया। मुझे बहुत बड़े बड़े लीडर्स याद आ रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं अभी लेना चाहता, मुझे उनके बयानात भी याद हैं। उन्होंने कलसूम नवाज के बारे में जिस तरह की बातें की, मतलब वो कैंसर की पेशेंट थी और उनको कहा गया वो कैंसर की पेशेंट का ड्रामा कर रही हैं, और वो फिर अल्लाह के पास चली गई। फिर मरीम नवाज का जो जेल में जिस तरह रखा गया, तो बात वही है, या तो रेल है या जेल है। तो सियासत में जब आप रेल एंजॉय कर रहे हैं और
खिड़की में से आप बड़े हसीन मनाजिर बाहर देख रहे होते हैं एयर कंडीशन बोगी में से, तो जब बाहर निकलते हैं गर्मी में तो वो भी हौसले से बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत ऐसी ही है। आपने अभी कहा कि मजाक उड़ाया जा रहा है, यही टॉपिक है हमारा आज प्रोग्राम का, लेकिन जरा आगे चल के क्या वाकई शहबाज गिल की सेहत बीमारी का मजाक उड़ाया जा रहा है? इरशाद आरिफ साहब, आपकी तरफ आऊंगी। शहबाज गिल पे तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ कि आप समझते हैं इसकी तहकीकात होनी चाहिए तो फिर कहाँ होनी चाहिए? पुलिस करे या कोई कमीशन, कोई जुडिशल कमीशन बने इसका? देखें, ये जो रिपोर्ट सामने आई है एम्स अस्पताल की, उससे तो लगता है, ये नहीं मैं कह सकता कि वो तशद्दुद की वजह से है, लेकिन अब आप उसमें अगर ग्लोकियल रीजन का अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और बताया जाता है कि यहाँ भी पेन है, ये भी हिस्सा डैमेज है, ये भी मामला चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम तस्दीक कर दें और इस्लामाबाद पुलिस की बात को मान लेंगे, क्योंकि पुलिस तो हमेशा हमारी, जो पंजाब पुलिस हो या पाकिस्तान के किसी सूबे की या इलाके की पुलिस हो, उनने यही कहना होता है कि जी कुछ भी नहीं हुआ। हत्ता कि जब बंदा मर जाता है उस पे 2 किलो हेरोइन डाल के उसको मुजरिम साबित कर दिया जाता है कि मासूम शहरी पुलिस के हाथों मर जाए, तो कभी नहीं हुआ कि पुलिस ने कहा कि हमसे गलती हो गई है जनाब, ये तो हमारे तशद्दुद से मरा है। वो कहते नहीं जी नहीं, उसने तो खुदकुशी कर ली थी या कोई और बीमारी थी पहले से, वो हमारे आते ही फौत हो गया। तो इसलिए पुलिस की बात पर मैं तो एतबार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और पुलिस वो जो रिपोर्ट है डॉक्टर्स की, उससे साफ लगता है कि वो तशद्दुद का निशाना है, उनके साथ ज्यादती हुई है, इससे हमें इनकार नहीं करना चाहिए। अब अदालत ने भी कमाल किया है कि उन्होंने हुक्म दिया है आईजी इस्लामाबाद को कि जी आप रिपोर्ट पेश करें। भाई वो तो अपने मातहतों की सफाई पेश करेंगे, मातहतों को डिफेंड करेंगे, इसके लिए यकीनन कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए थी। वो किसी डॉक्टर्स के बोर्ड को ये कहते हैं कि जी आप रिपोर्ट पेश करें कि आपने क्या महसूस किया है, इसको मजीद एग्जामिन किया जाए और वही दुरुस्त बात बता सकते हैं। पुलिस तो कभी भी नहीं बताएगी। सर वो डॉक्टर्स के बोर्ड ने तो आज मेडिकल रिपोर्ट दे दी, डॉक्टर्स के बोर्ड ने आज मेडिकल रिपोर्ट दे दी और कुछ मजीद एक्सरेज, ताकि अगर कहीं कुछ खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा है भी तो चले वो सर्टन हो जाए। ये नॉर्मली इस तरह के कोई भी मरीज जाते हैं तो डॉक्टर्स लाजमन ये सारे सीवीसी, ब्लड का टेस्ट या एक्सरेज रेकमेंड कर देते हैं, इस तरह की चीजें रेकमेंड, इसमें कोई खतरे की बात लगती नहीं है वैसे? नहीं, देखें, अभी तो आज ही बोर्ड ने कहा है कि हम मजीद रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं जी। हमने मजीद टेस्ट किए हुए हैं, उनकी रिपोर्ट तो सामने नहीं आई ना। जब तक हतमी रिपोर्ट ना आ जाए, जो रिपोर्ट हमारे सामने है उससे बहुत सारी चीजें जो कल कही जा रही थी हुकूमत की तरफ से या पुलिस की तरफ से, वो गलत साबित हो गई कि वो बिल्कुल सेहतमंद है, कुछ भी नहीं है। वो तो आज रिपोर्ट ने भाना फोड़ दिया कि ऐसी बात नहीं है। फिर 2 चीजें और सामने आई हैं। एक तो मुस्तफा नवाज खोखर साहब की एक ट्वीट है, एक हामिद मीर साहब ने अपने टीवी पर ये कहा कि उनके साथ बहिमाना किस्म का तशद्दुद हुआ है और नाजुक आज़ा पर तशद्दुद किया गया है। तो ये चीजें हमें सामने रखनी चाहिए। लेकिन ये जो भी हुआ, आज हो या कल हुआ, सब काबिल मुजम्मत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सियासी कारकुनों के साथ तो ये बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अफसर आलम साहब की इस बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे जो हुक्मरान होते हैं, खा वो सिविलियन हूँ या गैर सिविलियन हूँ, वो ना माजी से सबक सीखते हैं, ना हाल से सबक सीखते हैं और ना मुस्तकबिल में सबक सीखने का इरादा रखते हैं, जिसकी वजह से हमेशा ही हमें खराबी नजर आती है। ये नहीं होता कि हम समझें कि जी एक दौर गुजर गया, वो बुरा दौर था तो अब अच्छा दौर आ गया है। वो यानी वजीर कानून असम्बली में खड़े होके बजाय इसके, सेनेट में खड़े होके बजाय इसके कि वो ये कहते कि नहीं होगा, मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि उनके साथ ज्यादती नहीं होगी, वो कह रहे थे कि जी अभी से आप रोना शुरू हो गए, आप भी तो ये कुछ करते रहे। तो ये जो हमारा रवैया है हुक्मरानों का, सियासतदानों का कि जी आपने गलत किया था, अब हमें भी इजाजत होनी चाहिए, इसको मेरा ख्याल कंडेम करना चाहिए। राइट। शादार साहब, आपका पॉइंट आ गया। समर अब्बास साहब, आपकी तरफ आऊंगी। यही क्वेश्चन, शहबाज गिल पे तशद्दुद हुआ कि नहीं हुआ? 2 तरफ के बहुत जबरदस्त किस्म के बयानियां जो एक दूसरे के बिल्कुल बरखिलाफ है। इसको असर्टन करने के लिए तहकीकात कहाँ से होनी चाहिए? प्लस थोड़ा सा डिबेट को आगे लेके चलते हैं, क्या शहबाज गिल की सेहत का, बीमारी का, मुबैना बीमारी का मजाक उड़ाया गया? आप समझते हैं ऐसे? देखिए, एक चीज़ तो जो जहाँ तक तशद्दुद का ताल्लुक है, उसमें एक तो जो जिस्मानी तशद्दुद की अगर बात होती है तो उस पर एक्सरेज का कहा गया है अदालत की तरफ से कि एक्सरेज करवा लिए जाए, देखा जाए कि हुआ है या नहीं।
एक जहनी तशद्दुद भी होता है जिसका उन्होंने जिक्र किया था अदालत के अंदर कि पूरी पूरी रात जगा के रखा जाता है, सोने नहीं दिया जाता, तो उसका तो फिर आप सर्टन नहीं कर सकते इस तरह के मेडिकल बोर्ड से। बहरहाल एक्सरे रिपोर्ट्स तरह वो आ जाएंगी कल परसों तक, उसमें शायद किसी हद तक क्लैरिटी आ जाए कि तशद्दुद हुआ या नहीं। लेकिन जो तस्वीर का जिक्र किया गया लतीफ ने भी आज कहा कि मुझे 6 फुट के कमरे में रख के 30-40 बल्ब लगाए जाते थे 1000 वॉट के। तो लेकिन वो तो शहबाज साहब भी आया था, कमरे में चूहे छोड़े जाते थे रात को जब वो नैप की कस्टडी में थे, उनके साथ भी होता रहा। फिर बाकी चीजें भी, वॉशरूम में भी कैमरा लगा दिया ये चीजें होती रही। साद रफीक साहब ने कहा कि उनके साथ जो होती रही चीजें इस तरह की मुख्तलिफ वो गलत होती रही, वो गलत चाहे वो कल हो चाहे वो आज गलत था, आज जो हो रहा है ये भी गलत है, वो हो रहा था वो भी गलत है। आज अगर वो इक़्तिदार में है तो उनके साथ जो होता रहा उससे आज अगर वो गलत कहते हैं तो वो चीज़ फिर दोहराई नहीं जानी चाहिए उनके दौरे हुकूमत में। और दूसरी चीज़ है कि जो बात पहले अबसारा आलम सब कर रहे थे कि शहबाज गिल इज़ नो बडी, असल में जो असल निशाना शहबाज गिल नहीं है। मेरी जो दानिश में शहबाज गिल जो है उनके थ्रू पहुंचना था इमरान खान तक। जो मोबाइल फोन की इतनी ज्यादा वो तलाश शुरू हो गई थी, ड्राइवर की फैमिली को भी जाके उठाया गया, वो मोबाइल फोन का बड़ा इशू बन गया था कि किसी तरह वो सेल फोन रिकवर हो जाए, उसमें से कोई ऐसा कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश हो जाए इमरान खान के साथ शहबाज गिल का, जिसमें ज़रा जो बॉस होता है बंदा उसके साथ कोई ना कोई बातचीत करता है कि मे बी शहबाज गिल ने व्हाट्सएप किया हो कि मैंने यार मैं तो ये बीपर दे दिया, ये बात कर दी है। तो असल में मामला जो है वो इमरान खान तक पहुंचना था वाया शहबाज गिल। तो वो आप भी समझते हैं कि जब खान साहब कहते हैं कि ये मेरे खिलाफ बयान दिलवाने की कोई साजिश है या पीटीआई के खिलाफ साजिश है तो वो दुरुस्त कह रहे हैं। मैं एग्री करता हूँ इमरान खान से कि असल में इसका जो हदफ है वो इमरान खान है वाया शहबाज गिल को इस्तेमाल करते हुए, या उसको ज़ाहिर एक गलती तो शहबाज गिल ने की है, एक मौका तो शहबाज गिल ने दिया है, लेकिन उस पर इतना ज्यादा फिर इशू नहीं बन जाना चाहिए था कि तशद्दुद का मामला, बाकी चीजें वो स्ट्रेचर पे ला के अस्पताल के अंदर दाखिल करना, वो इमेजेस जिस तरह के आए हैं वो बहुत ज्यादा नेगेटिव चला गया है मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ और जो दीगर उससे मुताल्लिका जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके खिलाफ। तो मेरे ख्याल से ये सारा माहौल बन रहा था इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए, जो मुख्तलिफ जवाजात ढूंढे जा रहे थे, जवाब ढूंढे जा रहे थे, ये भी एक कोशिश थी कि कोई ऐसी चीज निकल आए जिसमें शहबाज गिल के इस केस को लेते हुए इमरान खान को इम्प्लीकेट कर सके, तो वो अभी तक उसमें मेरे ख्याल से कामयाबी नहीं मिल सकी, उनका ये काम बैकफायर कर गया सारा। ठीक है, अतर काज़मी साहब आपकी तरफ आऊंगी, आपने सबकी गुफ्तगू सुन ली, शहबाज गिल पे तशद्दुद हुआ कि नहीं हुआ इसको असर्टन कौन करेगा, हक सच हकीकत सामने कहीं ना कहीं आनी चाहिए, इसके लिए प्रॉपर फोरम कौन सा है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिव फोरम क्या है आपके नजदीक, और क्या शहबाज गिल की बीमारी, क्या उनकी मुबैना बीमारी, सेहत का मजाक उड़ाया गया, क्योंकि इसके हवाले से फिर शहबाज गिल का जो पास्ट कंडक्ट है वो भी सामने लाया जा रहा है। देखिए, जहां तक तशद्दुद हुआ है, ऑब्वियसली इस वक्त अदालत के अंदर केस चल रहा है, मोअज़्ज़िज़ अदालत ने भी उस हवाले से आज आईजी साहब को भी कहा है और मजीद भी वो जो मुनासिब समझेंगे वो उस हवाले से इंक्वायरी करवा लेंगे। तो जो भी इस हवाले से एक सेट किस्म के प्रोसीजर्स हैं वो आपको फॉलो करना पड़ेंगे। दूसरी तरफ एक सियासी बयानिया है जिसमें पीटीआई कहती है कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, उसको तकवीत मिलती है कि उनके जो सियासी मुखालफीन है, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब जैसी शख्सियात, उसके अलावा जो सीनियर सहाफ़ी हैं हामिद मीर जैसी शख्सियात, वो भी उसको कन्फर्म कर रहे हैं कि जी तशद्दुद हुआ है। तो अगर हुआ है तो मेरे ख्याल में ये गलत हुआ है। जहां तक ये ताल्लुक है कि उनकी मजाक उड़ाया जा रहा है, देखिए मेरे ख्याल में अगर उनका कोई मजाक उड़ा रहा है तो उनको थोड़ा सा इतना बर्दाश्त कर लेना चाहिए, वो भी सब के ऊपर बड़ी सख्त किस्म की बातें करते हैं, और अगर किसी सहाफी के खिलाफ वो सख्त किस्म की बातें करते रहते हैं तो हमें भी बर्दाश्त कर लेना चाहिए। हम तो अपनी रोजी दूसरों के ऊपर तनकीद करके कमाते हैं, तो हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। अगर सहाफियों को कोई बुरा भला कह भी दे तो सहाफियों को थोड़ा बर्दाश्त कर लेना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि उनके हवाले से बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शहबाज गिल के ऊपर मुकदमा किस हुकूमत ने बनाया? मुकदमा उस हुकूमत ने बनाया जिसके वजीर आज बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम मियां साहब को वापस ला रहे हैं ताकि चेक करें इदारे न्यूट्रल हैं या नहीं है। इसका मतलब है हुकूमत को अभी भी नहीं पता कि इदारे न्यूट्रल हैं या नहीं है। तो जब इस हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के ये बयानात हैं तो इनके पास कौन सा इखलाकी जवाज है कि ये फौज के दिफा में किसी और के ऊपर मुकदमा करें? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इनके ऊपर उठता है, और फिर ये तकवीत मिलती है इस तासुर को कि ये सियासी इंतकाम या सियासी, जिसे आप कह सकते हैं कि वो निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सियासी तौर पे इमरान खान को बनाया जाए निशाना और उनको कमजोर किया जाए। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है सारे चीज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है खास तौर पे क्योंकि अब जो इसमें तशद्दुद की तस्वीर वाली जो बात चल रही है, अच्छा वो मेरे पास भी आई हैं, लेकिन वो अभी तक वाजे नहीं है कि वो शहबाज गिल की हैं कि किसकी हैं। के वकील जो है फैसल फरीद साहब, उनसे अदालत ने पूछा
کہ آپ تشدد کی بات کریں, کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس, ایسا کوئی چیز ہے کہ جس سے آپ اسٹیبلش کر سکیں اپنی جو آپ الزام لگا رہے ہیں تشدد کا, تو ایسی کوئی چیز وہ عدالت میں پیش نہیں کر سکتی. تصاویر اگر ایسی ہوتی اور وہ تصاویر بالکل اگر جینون ہوتی شہباز گل کی ہی تو ان کے وکیل پیش کرتے ہیں. بالکل درست ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ عدالتی کارروائی کے بعد پکچر سامنے آئی ہیں یا کچھ آئی ہیں کہ شاید عدالتی کارروائی کے بعد شاید پکچرز آئی ہیں, لیکن وہ میرے پاس بھی آئی ہیں. اب سارا عالم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ نے بھی دیکھی ہیں, لیکن ابھی تک حتمی طور پر فیصلہ نہیں ہو سکا کہ وہ شہباز گل کی ہے یا کس کی. پیش کرنی چاہیے تھی عدالت کے اندر. جی, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور ایک جو عطر کاظمی صاحب نے انٹرسٹنگ پوائنٹ کہ صحافیوں کو برداشت کر لینا چاہیے, ان کے اوپر اگر برا بھلا کچھ کہا جاتا ہے. اب سارا عالم صاحب یہاں بیٹھے ہیں جو کہ گولی کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان صحافیوں میں سے ایک ہے. کتنا برا بھلا ہمیں برداشت کر لینا چاہیے, گولی کی حد تک برداشت کر لینا چاہیے ہمیں یا گالی کی حد تک. لیکن ایک بریک کے بعد آپ سے اجازت لوں گی, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ڈسکشن یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ارشاد عارف صاحب, سمر عباس صاحب, عطر کاظمی صاحب اور ابصار عالم صاحب موجود ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ابصار عالم صاحب, صحافیوں کو برا بھلا برداشت کر لینا چاہیے. آج ویسے بھی آزادی صحافت کا سیمینار ہوا, عمران خان صاحب نے وہاں سے خطاب کیا. آپ کو گولی لگی ہوئی ہے, دیگر کئی صحافی ایسے ہیں, متی اللہ جان ہو گئے, حامد میر صاحب ہو گئے, ایک لمبی لسٹ ہے. میں یہاں گنوانا چاہوں گی تو پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا, لیکن سب کو معلوم ہے. سو گولی کی حد تک برداشت کر لیں, گالی کی حد تک برداشت کر لیں, کس حد تک برداشت کر لیں. پلس اس پہ ضرور کمنٹ کیجیے گا کہ کیا شہباز گل کی مبینہ بیماری صحت کا مذاق اڑایا گیا ہے. دیکھیں, دوسرے سوال کا پہلے میں جواب دے دوں, ذرا مختصر ہے, کیونکہ میرا نہیں خیال, میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے صحافیوں نے, اینکرز نے یا سیاسی لیڈرز نے شہباز گل کی بیماری کا مذاق اڑایا ہو. یہ دو میں نے نام اس لیے لیے ہیں کہ ماضی میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو سیاسی رہنما بڑے اور حکومتی وزراء اور بڑے اینکرز اور بڑے جو ٹی وی کی پرسنالٹیز ہیں یا کالمسٹ ہیں وہ مذاق اڑایا کرتے. میں نے کالمس کا, میں نے آپ کو بتایا, میں نے پڑھے ہیں, مجھے یاد ہیں ان کے الفاظ بھی. بڑے بہت سینئر کالم نویس ہیں جنہوں نے انتہائی گھٹیا زبان استعمال کی. اس طرح کا میں نے تو نہیں دیکھا. عام لوگ سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں ابھی بھی, وہ مذاق اڑا رہے ہیں. وہ تو ظاہر ہے ان کو تو جو کہ غلط ہے, جو غلط ظاہر ہے وہ بھی غلط ہے, اس میں کوئی ڈیفینڈ تو کوئی نہیں کر سکتا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ فرق یہ ہے اس وقت میں اور ماضی میں کہ آپ نے وزیر اعظم کو نہیں دیکھا ہوگا, وزراء کو نہیں دیکھا ہوگا, جو اچھے صحافی ہیں. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ پہلے ایک سسٹمیٹک کیمپین چلتی تھی پوری, کسی کوئی تکلیف میں ہوتا تھا نا, آپ کے نظریے سے یا آپ کی رائے سے جس کی رائے نہیں ملتی, اور وہ کسی بھی قسم کی تکلیف میں ہوتا تھا, فائنینشیل تکلیف ہے, وہ جسمانی تکلیف ہے, یا وہ کوئی اسے پیشہ ورانہ نوکری سے برخاست ہو گیا ہے, یا وہ اپنا مائک اٹھا کے متی اللہ جان اگر لوگوں کے انٹرویو کر کے اپنی روزی کما رہا ہے, ہر چیز کا مذاق اڑایا جاتا تھا. نواز شریف کی میں نے بیماری کا بتایا, کلثوم نواز کی بیماری کا بتایا, مریم کا جو وہ گرفتاری ہوئی ہے اس کا جو, تو مذاق, ہر چیز کا مذاق, ٹھٹھا اڑانا, اس کو وکٹم کو بلیم کرنا, یہ تھا. آپ کے خلاف, آسما کے خلاف, جتنی وہ امبر شمسی ہیں ان کے خلاف, خواتین کے خلاف اتنی غلیظ زبان مسلسل استعمال کی جانی. ابھی آپ دیکھ لیں اس وقت کم از کم اس لیول پہ یہ نہیں ہو رہا. یہ فرق مجھے نظر آ رہا ہے, جو نظر آ رہا ہے, یہ فیکٹس ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے کی نا کہ صحافیوں کو برداشت کرنا چاہیے, میں نہیں اس سے ایگری. کیوں برداشت کرنا چاہیے؟ ظلم کیوں برداشت کرنا چاہیے؟ غلط بات کیوں برداشت کرنی چاہیے؟ کس لیے؟ اس قسم کی غلامانہ ذہنیت اور اس قسم کا احساس کمتری کی, کیونکہ عطر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ ہم دوسروں پہ تنقید کریں. نہیں, میں اپنے کام کے لیے, میں عطر نے کہا کہ جس نے بھی کہا, میں اپنے کام کے لیے گالی کیوں کھاؤں؟ میں کوئی ناجائز کام کر رہا ہوں, میں کوئی اللیگل کام کر رہا ہوں. آئین میں ایک مجھے حق دیا گیا ہے کہ میں کسی میں سوالات اٹھا سکتا ہوں, میں تنقید کر سکتا ہوں حکومت پہ یا کسی بھی صاحب اقتدار پہ. تو میں جب وہ تنقید کرتا ہوں, یا اگر میں فیک نیوز دے رہا ہوں, اگر میں جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہوں کسی کے خلاف, تو اس میں قانون میں گنجائش ہے کہ میرے خلاف کاروائی کی جائے. مجھے گالی نکالنے کا, میرے گربان پہ ہاتھ ڈالنے کا, مجھے گولی مارنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے. نہ کسی وزیر اعظم کو ہے, نہ کسی آرمی چیف کو ہے, نہ کسی جج کو ہے, نہ کسی صحافی کو ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی گالی پڑ رہی ہے برداشت کر لیں. ہم بھی عزت دار لوگ ہیں, ہم بلینئرز نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری عزت نہیں ہے یا لوگوں کی عزت نہیں ہے. یہ بالکل ایک فضول میرا خیال ہے آرگومنٹ. آپ
उस तरह दूसरे के हाथ में दे रहे हैं कि वो सहाफियों के गले काटता फिरे। यही चीज़ तो ये गाली जब आप बर्दाश्त करते हैं ना तो फिर गोली तक बात पहुंचती है। वो कहते हैं यार ये तो टारगेट है, ये तो इनके लिए तो इनको तो बर्दाश्त करना चाहिए क्योंकि ये दूसरों पे तनकीद करते हैं, इसलिए इन्हें गाली भी बर्दाश्त करनी चाहिए, गोली भी बर्दाश्त करनी चाहिए। करेंगे या अतर साहब इस पे कुछ वजाहत करना चाहेंगे? जी अतर साहब। मैं अफसार साहब से 100% एग्री करता हूँ जो बात भी उन्होंने की है। मैंने जो बात की थी अगर हम पे कोई तनकीद करता है तो हमें फौरन छुई मुई नहीं हो जाना चाहिए। गाली तो तनकीद नहीं होती ना, गोली तो तनकीद नहीं होती, झूठा मुकदमा या किसी की अजियत पे खुश होना तो तनकीद नहीं होती। मसला ये है कि सहाफियों की टोटल इंपॉर्टेंस इतनी होती है कि वो इंपॉर्टेंट लोगों के हवाले से या इंपॉर्टेंट इवेंट्स के हवाले से रिपोर्ट करते हैं। हम जब अपने आप को सियासतदानों के मुकाबले में ले आते हैं ना तो हम में से जितने भी सहाफी हैं वो पाकिस्तान के किसी काउंसलर के मुकाबले में भी उनकी वो हैसियत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि वो सारे इलेक्टेड और पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हम एकदम से अपने आप को लीडरान के मुकाबले में ले आते हैं और खुद स्टोरी बन जाते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर अवाम कोई गाली दे रही है कब्तन कोई बर्दाश्त ना करे, पर अगर कोई हम पे थोड़ी बहुत हमें स्टोरी बनने के बजाय जो स्टोरी है उसके ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। मेरा ये मकसद, बाकी मैं सर से एग्री करता हूँ। ये बात देखें, जो काउंसलर है या सियासतदान है उसका अलग प्रोफेशन है और सहाफ़ी का अलग प्रोफेशन है, जज का अलग है। इनके फंडामेंटल राइट्स बराबर हैं सबके। ये अतर काज़मी साहब को शायद इसका इल्म नहीं है कि एक वज़ीर आज़म के, एक काउंसलर के, एक सहाफ़ी के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बराबर हैं। कोई किसी को गाली नहीं दे सकता। छुई मुई जो है वो सियासतदान को भी नहीं होना चाहिए। मुझे मुकम्मल करने दे अतर, मुझे मुकम्मल करने दे पहले बात, बीच में इंटरप्ट ना करें, मुझे मुकम्मल करने दे। अतर साहब आपकी तरफ ये कह रहा हूँ, अतर साहब आपकी तरफ आप बर्दाश्त नहीं कर सके, मेरी राय बर्दाश्त नहीं कर सके, मुझे कहा इसको इल्म नहीं है। अतर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, अतर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, आपको वापस मुकम्मल टाइम दूंगी। अफसार साहब आप जवाब मुकम्मल करें। आपको शौक हो रहा है तो मुझे नहीं शौक भाई, मुझे माफ करें, किसी और से जाके बहस कीजिएगा। मैं एक पॉइंट अपना दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि राइट्स बराबर हैं और सियासतदानों को भी अपने आप को खुदा नहीं समझना चाहिए। ना वो खुदा हैं ना खुदा के अवतार हैं। वो सियासतदान हैं, वो अवाम के वोटों से वहाँ पहुँचते हैं, अवाम के वोटों से उतारे जा सकते हैं। एक मिनट जरा सुन लें मेरी बात। जो सियासतदान को भी इतना छुई भी नहीं होना चाहिए कि उसका आपका किसी से भी मोहब्बत हो सकती है दिल में या बज़ाहिर, आप उसको अगर कोई दूसरा कोई उस पर तनकीद करता है। हज़रत उमर की मिसालें सुबह शाम देते हैं। हज़रत उमर को जब उठ के पूछा था कुर्ता कहाँ से आया तो जवाब देना पड़ा था। उन्होंने ट्रोल्स नहीं छोड़ दिए थे लोगों को गालियाँ निकालने के लिए कि मैं तो सियासतदान हूँ। ये सहाफ़ी की क्या एक काउंसलर जितनी औकात नहीं है, ये मुझसे कैसे सवाल पूछ सकता है? ये जहनीत जो है ना, यही सहाफ़ी को गालियाँ पड़वा रही है। अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए खड़े हों, सबके बराबर राइट्स हैं, कोई किसी से ऊपर नहीं है, कोई किसी से नीचे नहीं है। अतर साहब इस पे वजाहत करना चाहिए। अतर साहब को शिकायत है कि सोचना चाहिए ना कि अगर हमें आवाम गालियां दे रही है तो हो सकता है कहीं पे हमारी भी गलती हो। हम इतने हैं, अकले कुल हैं, हमें सब कुछ पता है, हम बिल्कुल तनकीद से बाला हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम इस प्रोफेशन में जहाँ पे हम दूसरों पे तनकीद करते हैं तो बगैर जातियात में जाए हुए, बगैर किसी के इल्म के ऊपर क्वेश्चन किए हुए, मेरे ख्याल में हर किसी को अपनी राय रखने का हक है। और ये हमें भी सोचना चाहिए, हो सकता है कुछ कहीं पे हम में भी कमियां हो। रोज हम ट्विटर पे नहीं देखते बड़े बड़े सीनियर सहाफी कहते हैं मैं सहाफत छोड़ दूंगा, तुम सियासत छोड़ देना। ये दुनिया में कहाँ पे होता है कि सहाफी टीवी पे बैठे हुए के सियासतदानों को कर रहे होते हैं चैलेंज कि मैं सहाफत छोड़ दूंगा, तुम सियासत छोड़ देना। ये हमारा काम तो नहीं है कि हम उनको चैलेंज करें इस तरह। वो उनका अपना प्रोफेशन है, हमारा अपना प्रोफेशन है। समर अब्बास साहब इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे, फिर इरशाद साहब की तरफ जाऊंगा। मैं कहूंगा कि चाहे जितनी भी सच्ची और खरी बात हो, आप 200% फैक्चुअल बात भी कर रहे हो ना, वो किसी एक पार्टी को पसंद आएगी, दूसरी को पसंद नहीं आएगी। जिसको पसंद नहीं आएगी वो आप पे बेजा तनकीद भी करेगा, आपके ऊपर इल्जाम भी लगाएगा, आपको गालियां भी देगा। या तो गाली तो बात शुरू ही गाली से होती है ना। आजकल का पॉलिटिकल कल्चर है, चैलेंज कर रहे हैं आजकल बात ऐसा, तो ये मुनासिब नहीं है बात शुरू ही गाली से होती है। तनकीद का, दलील का तो वो कल्चर ही खत्म हो चुका है ना। आपकी किसी बात से अगर किसी कोई एग्री अगर नहीं कर रहा आपके आर्गुमेंट से, तो वहाँ दलील से वो आपके आर्गुमेंट को झूठा, आपके आर्गुमेंट या आपके फैक्ट्स किसी को लगता है क्या गलत है, वो चैलेंज करे हकाइक के साथ, दलाइल के साथ, गाली के साथ। तो आजकल ये कल्चर बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। कौन कसूरवार है कौन नहीं, ये लंबी बहस है, लेकिन आजकल ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है कि आप जरा सी बात करें जिसकी पार्टी के लीडर को नागवार गुजरती है या उसके हक में नहीं है, वो फौरन से पहली बात ही गाली से शुरू करेगा।
तो ये बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है। और मेरे ख्याल से जो बात अब आलम साहब ने की कि दिस शुड स्टॉप नाउ, कि हम जर्नलिस्टों को थोड़ा मेरे ख्याल से इस पे खड़े होना चाहिए। लेकिन एक चीज जो है ऑब्जेक्टिविटी जो है वो भी हमें रखनी चाहिए साथ साथ, कि आप ऑब्जेक्टिव हो तो किसी को मौका मत दें किसी किस्म की तनकीद का, गाली का या किसी और चीज का। तो जहां ऑब्जेक्टिविटी थोड़ी सी हम छोड़ते हैं, जर्नलिस्ट हमारे कुछ दोस्त ऐसे, तो वहां पे फिर लोगों को ज्यादा मौका मिलता है बात करने का। लेकिन मौका देना भी नहीं चाहिए, लेकिन वैसे भी किसी को इख्तियार नहीं है कि वो आपको आके गाली दे या गोली मारे या इस लेकिन वही आप वाली बात ना कि ऑब्जेक्टिविटी के साथ अगर आप कोई फैक्ट बेस्ड स्टोरी भी दे रहे हैं, कोई फैक्ट बेस्ड कोई कुछ भी कर रहे हैं, तो लेकिन आपको जवाब भी गाली से मिलेगा सबसे पहले। तो ये पोलाइट सा कमेंट भी करें फिर भी गाली आती है आगे से आजकल, अगर वो आपको अगर सूट नहीं कर रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है, इरशाद आरिफ साहब से सवाल करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इरशाद आरिफ साहब, मैं आपका कमेंट इस पे जरूर चाहूंगी, ये डिबेट जो चल रही है, प्लस कुछ फॉरेन फंडिंग के हवाले से मुझे डिस्कस करना है। एफआईए के सामने इमरान खान ने पेश होने से इनकार कर दिया, क्या इमरान खान साहब को वाकई एफआईए पेश नहीं होना चाहिए? क्या ये उनके खिलाफ एक सियासी इंतकाम है, या आप समझते हैं कि उनको पेशी भुगतनी चाहिए? और इस फॉरेन फंडिंग का हतमी मंतकी अंजाम आप क्या देख रहे हैं? और उससे पहले जो डिबेट चल रही है सहाफत सहाफियों के हवाले से, उस पर कोई कमेंट करना चाहें तो प्लीज। देखिए, बात यह है कि गाली और गोली का तो हक किसी को भी नहीं है, और वो सहाफ़ी हो, गैर सहाफ़ी हो, कोई हुक्मरान हो, कोई सियासतदान हो, ये तो बिल्कुल हक किसी का तस्लीम किया ही नहीं जा सकता। लेकिन सहाफ़ी जब वो आज़ाद रवी का मुजाहरा करता है, दूसरों पर तनकीद करता है, दूसरों के जो मामलात खुफिया होते हैं वो उनको आवाम के सामने लाता है, जो उसकी ज़िम्मेदारी है, तो उसके बाद उसको तैयार रहना चाहिए कि जवाबन उसको भी टारगेट किया जाएगा। आज़ादी सहाफ़त की एक कीमत है जो हम अदा करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम अपनी आज़ादी का हक करें, इस्तेमाल करें और तवक्को रखें कि लोग हमें फूल पेश करेंगे। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी साहब एक बात कहा करते थे, वो कहते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनके सहाबा ने इस्लाम पेश किया, कुरान पढ़ा, तो लोगों ने पत्थर मारे। हम जब कुरान पढ़ते हैं तो लोग हमें हलवा पेश करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पढ़ने में कहीं ना कहीं खामी है। अगर मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं हक बात लिखता हूँ और ये तवक्को करता हूँ कि सब मुझे दाद व तहसीन से नवाजेंगे, तो इसका मतलब है मेरी सहाफ़त में कोई ना कोई नक्स है। मैं किसी की या खुशामद कर रहा हूँ, बेजा तारीफ कर रहा हूँ, या हक़ाइक़ को छुपा रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी तारीफ व तहसीन हो रही है। जब मुझ पर तनकीद होती है, मुझे निशाना बनाया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी सहाफ़त का हक अदा कर रहा हूँ। ये तो हमें बुरा नहीं मनाना चाहिए। जब और फिर इसके बारे में, अच्छा, तनकीद के हवाले से मेरा एक नुक्ता नज़र है ज़ाती, वो ये है कि तनकीद करते हुए हर सहाफ़ी को लिखते हुए या बोलते हुए ये ज़रूर सोचना चाहिए कि यही बात मेरे बारे में अगर कोई शख्स करेगा तो मुझे कैसी लगेगी। अगर वो मुझे काबिल बर्दाश्त बात है तो मुझे ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन ऐसी बात किसी सियासतदान के बारे में, किसी मजहबी रहनुमा के बारे में, किसी दूसरे के बारे में कतई नहीं करनी चाहिए। जो मेरे बारे में अगर हो तो मुझे अपनी औलाद के सामने, अपनी बीवी के सामने, अपने बहन भाइयों के सामने, दोस्तों के सामने शर्मिंदगी हो। तो इसलिए ये एहसास हमें भी करना चाहिए। जहाँ तक एफआईए का ताल्लुक है, ये कानूनी मामला है। अगर एफआईए ने खान साहब को बुलाया है या उनके बाकी लीडरान को, शाह फरमान तो आज पेश भी हो गए हैं, अगर एफआईए को ये कानूनी हक हासिल है कि वो इस मामले को देख सकती है, इंक्वायरी कर सकती है, किसी को बुला सकती है, तो फिर किसी को, खान साहब हो या दूसरों, इनकार नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एफआईए अपने हदूद से तजावुज कर रही है और वो एक आलाकार बन रही है किसी हुकूमत की और हुकूमत इंतकाम पर तुली हुई है, तो फिर हमारे तमाम इदारों को एफआईए समेत ये सोचना चाहिए कि वो रियासत के इदारे हैं, वो किसी हुकूमत के इदारे नहीं हैं। उन्हें आइन और कानून के मुताबिक अपना फर्ज अदा करना चाहिए। कायदे आज़म की जो मशहूर तकरीर है उसमें उन्होंने यही कहा था कि हुकूमतें आएंगी, हुकूमतें जाएंगी, ब्यूरोक्रेसी कायम रहेगी। आपने किसी भी शख्स का कोई हुक्म ऐसा नहीं मानना
जो आइन के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो, और जो रियासत के खिलाफ हो। इसका एहसास FIA को करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शादारी साहब जी, अतर साहब ऐड कर दूं आपकी इजाजत से, सिर्फ एक जुमला। देखें, यहाँ पे सियासतदानों के हवाले से हम सहाफी किस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं। किसी को डीजल लिखा होता है, बड़े बड़े सहाफियों ने इस तरह की ट्वीट्स की होती हैं। एक जो सियासी जमात है उसकी सपोर्टर्स के लिए मिसोजिनिस्टिक गाली से निकला हुआ गंदा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जो मेन स्ट्रीम है, बन गया है। किसकी वजह से मेन स्ट्रीम बना है? हमारे सीनियर दोस्त ट्विटर के ऊपर वो लफ्ज लिख रहे होते हैं एक जमात के जो कि बहुत गलत है, जो कि बहुत गलत है, गाली से निकला। तो फिर हम अवाम को जाके किस तरह इखलाकियात का दर्स दें? मसला ये है ना कि हमने जब अपना कंडक्ट हम देखें तो हमने पहले अपने किरदार का जायजा लेना चाहिए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ चीजें खुद ही बेहतरी की तरफ चल पड़ती। ठीक है, इस पे मेरे ख्याल है कि एक और प्रोग्राम रख लेंगे। अतर काज़मी साहब, आपको अतर साहब, मैंने यही कहा है ना कि जो बात मुझे बुरी लगती है मुझे वो अदा करते हुए सोचना चाहिए 100 बार के ये लफ्ज मैं अदा करूंगा तो इसका जब रिएक्शन आएगा तो मुझे बुरा मना करूंगा। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन विद अफसारान साहब एंड देन सर आई एग्री विद यू, बिल्कुल ठीक है, वजह फरमाया। इमरान खान साहब ने आज कहा है अफसार साहब के एक तरफ वो न्यूट्रल्स को धमकी लगा रहे थे कि जी आप ठीक हो जाएं, आप दुरुस्त हो जाएं, साथ ही उनसे अपील इल्तिजा भी कर रहे थे कि आप पॉलिसीज पे प्लीज नजरसानी भी कर लें। क्या इमरान खान साहब को अभी भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई आसरा है, कोई चांस है? देखिए, मुझे जो उनकी सियासत समझ आ रही है, उनकी सियासत का महवर ही सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट है, और उन्हें अभी भी उन्हें एतराज़ और शिकायत ये है कि इस्टेब्लिशमेंट मेरा साथ क्यों नहीं दे रही मुकम्मल तौर पे। और इसी चीज़ के मैं तो कम अज़ कम नाकिद हूँ, इसका तनकीद करता हूँ और ख़िलाफ़ हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई काम नहीं है सियासत में किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट करना या उनको इक़्तिदार में लाना या निकालना। ये अवाम का हक़ है, अवाम वोट के ज़रिए इस हक़ को इस्तेमाल करें, जिसको लाना है लाएं, जिसको निकालना निकालें। इस्टेब्लिशमेंट का, जजेस का, जनरल्स का, एंकर्स का कोई काम नहीं है कि वो हुकूमतों को बदलें या ये सोचे कि हम हुकूमतों को बदल सकते हैं, हम इसको ला सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। ये जो आज हम जिस बहरान में से गुजर रहे हैं, जो हमारे मुल्क की हालत हो चुकी है जितना बुरे हालात में से, और 75 साल हमने सालगिरह तो मना ली, लेकिन 75 सालों में वो मैं एक जोग्राफिया देख रहा था पाकिस्तान का, 1947 में क्या था और 2022 में क्या रह गया हमारा जोग्राफिया। और जो हमारी मुआशी हालत है, जो अवाम की हालत है, जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे हमारी पोजीशन है, हमारी जुडिशरी की जो पोजीशन है, करप्शन का इंडेक्स जो है, हम किस पोजीशन पे हैं, ये चीज़ें साबित करती हैं, ये डेटा जो है, ये फिगर जो फैक्ट्स जो हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में उसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। अफसर साहब, इस सबकी जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है? सबकी जिम्मेदार की बात नहीं मैं कर रहा, जो सियासतदानों का भी तो किरदार है। देखिए, मैं सियासतदान को जब भी गिरबान से पकड़ने की कोशिश करता हूँ, अभी क्या हो रहा है आप मुझे बताएं कि सारी दुनिया में, पाकिस्तान में कंसेंसस है कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ने 3.5-4 साल जितना सपोर्ट किया, माजी में पाकिस्तान में किसी हुकूमत को नहीं सपोर्ट किया। और इमरान खान बाहर निकल के क्या कह रहे हैं कि इन्होंने हमें काम नहीं करने दिया। आप वो इल्ज़ाम अपने ऊपर नहीं ले रहे, वो इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पे दे रहे हैं। उन्होंने एक एक चीज़ गिनवाई है कि ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया, ये तो मुझे पता चला, ये इन्होंने कर दिया, इलेक्शन उन्होंने लगवा दिया। मुझे किससे सुनाती थी करप्शन के सियासतदान, वो तो पुरानी 2008 की बात करें ना। उन्होंने कहा जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन्होंने लगवा दिया, फाइनेंस मिनिस्टर इनका था, फलाना इनका था, FIA नैब इनके अंडर था। अब मुझे बताएं मैं किस पे तनकीद करूं, इमरान खान पे करूं या इस्टेब्लिशमेंट पे करूं? इसलिए मैं कहता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट जब सियासत में नहीं होगी, सारा इख्तियार सियासतदानों के पास होगा, तो मैं 5 साल बाद उस हुक्मरान से पूछ सकूंगा, भाई आपके पास इख्तियार था, मैंने मैंडेट आपको दिया था, आपने क्या किया, इधर लेके आए अपनी बैलेंस शीट, फिर मैं उसकी बुनियाद पर फैसला करूंगा। फिर वो मुझे ये नहीं कह सकेंगे कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे हाथ बांधे हुए थे। तो ये इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि ना मुल्क को फायदा हो रहा है, ना इस्टेब्लिशमेंट को फायदा हो रहा है, ना सियासी जमातों को फायदा हो रहा है। अब न्यूट्रल्स हो गए हैं ना समर अब्बास साहब? आई होप सो। देखिए, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट कसूरवार नहीं, हमारे सियासतदान भी बराबर कसूरवार है। इस वक्त जो खराबी है कि वो खुद मौका देते हैं, जहाँ खला वो पैदा करते हैं वहाँ के वो इंटरवीन करते हैं। और जब आपके आइन के तहत उन्हें नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं कर सकता हूँ, अगर मैं खला देखूँ, मैं हमसायों के घर में खला देखूँ तो मैं वहाँ इंटरवीन कर सकता हूँ।
लेकिन सर देखें ना, यहाँ तो दावत दी जाती है, यहाँ पे ना फिर भी बुलाया जाता है। अगर मुझे कोई दावत गुनाह दे, अगर मुझे गैर आईनी काम के लिए कोई बुलाए, मुझे नो कहना चाहिए। नून लीग आज से 2 साल पहले तक क्या बात कर रही थी, आज उनका टोटल बयानिया बदल गया है, गलत है, वो उनके साथ खड़े। तो गलत। देखिए मैं यही कह रहा हूँ, अगर आपको कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम के लिए कहे तो आपको ना करनी चाहिए। यहाँ पे तो सर सूरत हाल है कि कोई भी इस वक्त जो क्राइसिस की हम बात करें ना, क्राइसिस पाकिस्तान जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, बात की अब आलम साहब ने 70-75 साल का हवाला देके हम वहीं खड़े हैं। 47 से जो सफर शुरू हुआ था, हम तो वहीं खड़े हैं सर। यानी सियासी तौर पे उस वक्त जो हमारी सियासी लड़ाई थी पहली दहाई के अंदर हमने देखी, एक वज़ीर आज़म भी गया जान से, आज भी हम वही देख रहे हैं 75 साल के बाद भी। सर खराबी यहाँ पे ये है कि एक तो जो इंटरफेरेंस है, सियासतदान भी दावत देते हैं, वहां से भी होती है। एक तो जो तकर्री का मामला है उसमें ये होना चाहिए कि सीनियर मोस्ट को बन जाना चाहिए। ये सिस्टम हमें ठीक करना है, सियासतदानों को करना है। क्या हम खला छोड़ते हैं, हम देखते हैं भाई मेरा फेवरेट कौन सा है, कौन सा मुझे सूट करेगा, वो सूटेबल तलाश करने के चक्कर में यहाँ से सारी खराबी शुरू यहाँ से होती है। वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम प्रोग्राम का खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में आप सबको दोबारा से ज़हमत देंगे। अतर साहब, इरशाद साहब, माजरत अगर आखिर में ये सवाल आपसे पुटअप ना हो सका, लेकिन किसी और प्रोग्राम में आपको फिर ज़हमत देंगे। अफसर आलम साहब, समर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अतर काज़मी साहब, इरशाद आरिफ साहब का भी शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। आई सी यू इंशाल्लाह कमिंग मंडे। अल्लाह हाफिज़।